Hello and welcome to Exam Quest. I hope all of you are doing great. Since आज सैटरडे है तो आज हमारा एडिटोरियल एनालिसिस का सेशन है। न्यूज़ एनालिसिस जो आज की भी है वो सभी मिला के मंडे को कंप्लीट हो जाएंगी। कल आपका टेस्ट है एमसीक्यू टेस्ट और आज आपका एडिटोरियल एनालिसिस का सेशन है। अब इस सेशन में हम क्या करते हैं, हमारा आइडिया ये होता है कि हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं। उस आर्टिकल से जो भी हम थीम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं उसके पूरे पीवाईक्यूज देखते हैं, मॉडल आंसर सॉल्व करते हैं। पीवाईक्यूज में हम क्या क्या लिख सकते थे वो सारा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और फर्दर कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा फ्रेमवर्क रहता है। तो इसी फ्रेमवर्क के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल इज अबाउट एन एनर्जी आत्मनिर्भरता एक्ट। अब क्या समझ पा रहे हो एनर्जी आत्मनिर्भरता से? एनर्जी आत्मनिर्भरता मतलब एनर्जी सिक्योरिटी एक तरह से, राइट? एनर्जी सेक्टर में सिक्योर हो पाना। सो ऑथर इसमें कह रहे हैं कि विकसित भारत और साथ में आत्मनिर्भर भारत, ये एक तरह से नेशनल स्लोगन बन चुके हैं। बट क्या जो मिनिस्टर्स अभी गवर्नमेंट में हैं, क्या उनको इसका असली मतलब पता है? और अगर पता है तो दे शुड टेक कंक्रीट स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग एनर्जी आत्मनिर्भरता। और इसके लिए फिर उन्होंने कुछ कुछ सजेशंस दिए हैं कि एक आत्मनिर्भरता एक्ट की जरूरत है, एनर्जी आत्मनिर्भरता एक्ट। ऑल राइट, तो ये इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। लेट्स सी क्या क्या है। अम, ये कुछ पीवाईक्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। 2014 में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, 2018, 2022। ये कुछ थीम्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, रिन्यूएबल ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज लिंकेज एंड देन टेक्नोलॉजी। पहले आर्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद अपनी फर्दर डिस्कशन पर जाएंगे। सो आर्टिकल डिस्कस कर रहा है अबाउट आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस इन इंडियाज एनर्जी सेक्टर। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें देर इज दिस न्यू न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। ये न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटीज क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और हम पे नहीं, सब पे सैंक्शंस लगा दिए गए कि रशिया से ट्रेड मत करो। यूरोप इनसे नेचुरल गैस लेता था, बंद करना पड़ा। हम लोग क्रूड ऑयल हमने लिया ऑल दो, बट अब हम पे उसको उसके वजह से प्यूनिटिव एक्शंस लिए गए। तो ये क्या हुआ, एक तरह से नई जियोपॉलिटिकल रियलिटीज है। पहले क्या होता था? पहले का याद करो, कार्टेल बनते थे। ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज थी ये कार्टेल बना लेते थे और ग्लोबली जो ऑयल के प्राइसेस हैं उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते रहते थे, राइट? इस तरह की कार्टेलाइजेशन पहले होती थी। बट अब कार्टेलाइजेशन के बजाय क्या हो रहा है, इस देश से मेरी नहीं बनती, अब अगर इससे ट्रेड करोगे मैं सैंक्शंस लगा दूंगा। रशिया वाला एग्जांपल हम दे सकते हैं, ईरान वाला एग्जांपल हमारे सामने है। ईरान से ट्रेड करने पे सैंक्शंस लगा दिए गए, राइट? तो ये क्या है, नई जियोपॉलिटिकल रियलिटीज है एनर्जी सेक्टर में। और साथ में वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन। ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि अब हम कोल बेस्ड से रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड एनर्जी सोर्सेज पर जा रहे हैं, जैसे सोलर, विंड, इस तरह के। But इनमें भी नई प्रॉब्लम्स है। इनके साथ नई प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो हमने पहले देख ली कि कार्टल्स बन जाते थे, सैंक्शंस लग जाती हैं, ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है? अगर रिन्यूएबल एनर्जी पर मूव करना है, क्लीन एनर्जी पर मूव करना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी में किसकी मोनोपोली है? वेस्टर्न कंट्रीज की। साथ में आपको क्या चाहिए? अगर बैटरीज बनानी है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस तो कर लोगे पर बैटरीज बनाओगे, बैटरी बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। किसकी मोनोपोली है? कंट्रीज लाइक चाइना। तो उसमें फिर सप्लाई चेन शॉक्स आ जाते हैं। सो दीज आर न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। और वाइल वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, बट किस टाइम पे? जहां पे हमारे पास नई जियोपॉलिटिकल रियलिटीज है। यूएस रशिया टेंशंस, रशिया यूक्रेन वॉर, और ये जो पूरा इसराइल वाला सिनेरियो चल रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। और इन सब के बीच में हमको हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट अपनी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। ठीक है? एनर्जी सिक्योरिटी को एक तरह से फूड सिक्योरिटी वाला एग्जांपल ले लो। जैसे हम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भरता, तो क्या आत्मनिर्भरता का मतलब आइसोलेशन है? इसका मतलब है सेल्फ रिलायंस। और ये हम बेटर समझ सकते हैं फूड सिक्योरिटी से। जैसे हम वीट खुद उगा लेते हैं, राइस हम खुद उगा लेते हैं, बट
जब भी हमको लगता है कि डोमेस्टिक प्राइसेस हाइक हो चुके हैं, किसी वजह से क्रॉप इतनी अच्छी नहीं हुई, ऑल्दो वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम फूड ग्रेन्स उगा लेते हैं, हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको फीड कर पाए। बट क्या इसका मतलब ये है कि हम आइसोलेटेड है ना? हम तो नहीं किसी से इम्पोर्ट करेंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। सो आत्मनिर्भरता का मतलब है सेल्फ रिलायंस, कि अगर कोई अनफोर्सिन इवेंट हो जाता है तो हम अपनी पॉपुलेशन को सिक्योर करने में, उनको प्रोवाइड करने में केपेबल हैं। बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम इम्पोर्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वीट का एग्जाम्पल ले लो, अगर डोमेस्टिक प्राइसेस में कोई फ्लक्चुएशन होती है बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर और एनी अदर रीजन, तो हम इम्पोर्ट करते हैं, राइट? और ग्रेन्स भी है, जैसे मेज है, और इस तरह के और ग्रेन्स भी हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ऑथर का कहना है कि हमको आत्मनिर्भरता का मतलब पहले तो समझना पड़ेगा, हमको आत्मनिर्भरता डिफाइन करनी पड़ेगी। आत्मनिर्भरता का मतलब है सेल्फ रिलायंस, आइसोलेशन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारी डिपेंडेंस रहती है इंपोर्ट्स पे, और फिर हम क्या फेस करते हैं, ये नई तरह की जियो पॉलिटिकल रियलिटीज जो हम अभी प्रेजेंट टाइम में फेस कर रहे हैं। यूएस टैरिफ से याद कर लो, प्राइम एग्जाम्पल अभी वही चल रहा है। तो ये जो हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है, अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, हम ये जो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये सिक्योर कर पाएंगे, राइट? सो हमको अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, किसी एक कंट्री पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। साथ में अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा, राइट? सो हमको फोकस करना है सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पर नहीं, इंक्लूसिवनेस और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे। तो ये ऑथर के व्यूज है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। वो चाहते हैं कि एक नया एक्ट ले आए, और उनको क्यों लगता है कि एक नए एक्ट की जरूरत है, ऑल टुगेदर एक लेजिस्लेशन वो क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एनर्जी पॉलिसी होनी चाहिए। प्रेजेंटली अगर अब अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें, तो एक सिंगल मिनिस्ट्री हम नहीं है जो यूनिफाइड ओवरसाइट कर सके नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अगर हमको एनर्जी सिक्योरिटी में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, कोर कंपोनेंट्स क्या होंगे? कोल होगा, पेट्रोलियम होगा, रिन्यूएबल होगा, न्यूक्लियर होगा, ये कोर कंपोनेंट्स होंगे। बट क्या इसके लिए कोई एक सिंगल मिनिस्ट्री है? नहीं है। देखो, कोल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल रिस्पॉन्सिबल है, जो इसके प्रोडक्शन, सप्लाई और एक्सप्लोरेशन पे काम करती है, राइट? फिर इससे रिलेटेड स्कीम्स भी वही ओवरसी कर रहे हैं। साथ में अगर पेट्रोलियम की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, तो देर इज दिस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के साथ डील करती है। देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, जो डेवलपमेंट और प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, राइट? सो सबका जो काम है वो स्कैटर्ड है। अब ये लोग अगर उज्ज्वला स्कीम चला रहे हैं तो ये अलग से चला रहे हैं, यहाँ पे नेशनल हाइड्रोजन स्कीम चल रही है तो वो अलग चल रही है, बायोफ्यूल पॉलिसी आ रही है तो वो अलग से इम्प्लीमेंट हो रही है। एक सिनर्जी नहीं है, और अगर सिनर्जी नहीं है तो हम एनर्जी सिक्योरिटी कैसे अचीव कर पाएंगे? तो यही ऑथर चाहते हैं कि एक एक्ट बना लो, एक लेजिस्लेशन बना लो, जिसको कहो एनर्जी आत्मनिर्भरता एक्ट, और साथ में सिनर्जी पे काम करना, सिनर्जी के साथ काम करना शुरू कर दो, राइट? और हमको क्या जरूरत है? हमको एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सेल्फ सफिशिएंसी की जरूरत है, आत्मनिर्भरता की जरूरत है। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है अकॉर्डिंग टू ऑथर? देखो, हमने प्रोग्रेस करी है, ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, हम लोग नए नए जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हैं, राइट? बट स्टिल वी डिपेंड, 85% of our crude oil needs are met through imports. Then 40% of natural gas, ये डेटा याद रखना है, ये मेंस में कोट होगा, ठीक है? बट लिमिटेड सक्सेस इन लोकेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हम डोमेस्टिकली जो लोकेट और प्रोड्यूस करने वाले हैं उसमें लिमिटेड ही सक्सेस है। हाइड्रोकार्बन्स, आई होप यू नो दिस, हाइड्रोकार्बन्स में सब कुछ ही आ जाता है, जैसे क्रूड ऑयल, कोल, कोल बेस्ड मिथेन, और शेल गैस, नेचुरल गैस, ये सब हाइड्रोकार्बन्स में आता है। और अगर अभी हम अपनी हाइड्रोकार्बन स्टेटस देखें, तो प्रेजेंटली हम कहाँ कौन कौन से एरियाज हैं जो हम करंटली एक्टिव है, जहां से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट नॉट एक्सप्लोर, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आसाम, अरक्कन रीजन है नॉर्थ ईस्ट में। देन मुंबई ऑफशोर है जो करंटली फंक्शनल है। देन कैम्बे गुजरात, ये सब एरियाज हैं जो फंक्शनल है। और कावेरी रीजन है साउथ में। बट बहुत सारी चीजें हैं जहां पे अभी पोटेंशियली काम हो रहा है, और पोटेंशियल में कौन कौन सी है? महानदी बेल्ट है, देन बंगाल में एंड सौराष्ट्र में, इन सब जगहों पे पोटेंशियली एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज चल रही है। और साथ में अंडमान निकोबार में भी हम लोग
अंडर एक्सप्लोरेशन है कि यहाँ पे हमको रिसोर्सेज मिल सकते हैं या नहीं। तो देखो काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ नहीं जा रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डोमेस्टिकली कुछ नहीं कर रहे, पूरा इंपोर्ट पे निर्भर है, काम हो रहा है, इन एरियाज में काम हो रहा है, बट लिमिटेड सक्सेस है। और ज्यादा तेजी से हमको काम करने की जरूरत है। और कोल में तो फिर भी हम शायद सेल्फ सफिशिएंसी अवेल कर लें, बट प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूटिंग रिसोर्स है। अगर हम कंप्लीटली इस पे रिलाय हो जाए तो अनडिजायरेबल है। और साथ में अभी हम प्रेजेंटली जिस प्रेजेंट सिचुएशन में हम है, इंडिया है, हम कोल को कंप्लीटली फेज आउट भी नहीं कर सकते, हमारे लिए वो सही नहीं होगा, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। हमारी एनर्जी नीड्स बहुत हाई है। जब एक कंट्री अपने डेवलपिंग फेज में है तो उसकी एनर्जी नीड्स बहुत हाई है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोइंग है, एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन हमारी है। सो एनर्जी नीड्स तो हमको फुलफिल करनी है। क्या हम ऑल टुगेदर अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे मूव कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्या हम क्लीन एनर्जी जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी इन सब चीजों पे मूव कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, एकदम से नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, आर्टिकल में आगे ही एक स्लाइड है जिसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा है, पीवाईक्यू अबाउट कोल। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम कोल पे भी हम जैसे हम फेज आउट नहीं कर सकते तो क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कि क्लीन जो टेक्नोलॉजीज है उनके कुछ नाम है जो आगे मेंशन्ड है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एक रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी ये हमने देख लिया कि चैलेंजेस क्या क्या है, कि इंपोर्ट पे हैवी डिपेंडेंस हमारी अभी तक है। हम हाइड्रोकार्बन्स लोकेट तो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट लिमिटेड सक्सेस है। साथ में कोल में शायद हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, बट वो फिर क्या है, एक पॉल्यूटिंग रिसोर्स है, और इसका एक फेसेट अभी बाकी है जो आप लिखेंगे अपने आंसर में। देन ग्लोबल क्लाइमेट कंटेक्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा जरूरी भी क्यों है, और ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। हम एक ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस के दौर में अभी है, जहां पे हमको एक टारगेट मीट करना था 1.5 डिग्री का, कि हमको इतना टेम्परेचर इससे ज्यादा राइज नहीं होने देना। अब इसको बढ़ा के हमने अपने लिए 2 डिग्री कर दिया है, कि एटलीस्ट 2 डिग्री से कम तो कर लो, राइट। सो उसके लिए कलेक्टिव एक्शंस की जरूरत है, और इंडिया बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हमको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हालांकि हमारे पेरिस प्रिंसिपल्स में हमने भी अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बताए हैं, पर देखो, सिंस वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमको दोनों में मैनेज करना पड़ेगा, दोनों में बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो हमको ग्लोबल एफर्ट्स करने हैं, क्लाइमेट क्राइसिस को से कॉम्बैट करने के लिए हमको ग्लोबल एफर्ट्स करने हैं, बट साथ में अपनी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास ना तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करें, क्लीन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, ना तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे मूव करने के लिए इतने ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास है, साथ में क्लीन टेक्नोलॉजीज भी नहीं है। तो ये काम मेनली किसका होना चाहिए, डेवलप्ड कंट्री का। तो या तो फाइनेंसेस दे वो, राइट, हमको अपनी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज को अभी सबसे ऊपर रखना है, और उसके लिए अगर हमको कोल भी यूज करना पड़े तो दैट इज नॉर्मल, राइट। ऑथर ने बताया है अबाउट जियो इकोनॉमिक वेपनाइजेशन ऑफ कंट्री एनर्जी, जियो इकोनॉमिक वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हमने शुरुआत ही यहाँ से करी थी। कि जियो इकोनॉमिक क्या है, जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर हुई, यूएस चाहता था कि रशिया से कोई ट्रेड ना करे, तो जितना भी क्रूड ऑयल था कोई नहीं लेगा, नेचुरल गैस यूरोप लेता था, नहीं लोगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये वेपनाइजेशन है एक तरह से, राइट। देन पॉलिसी रिकमेंडेशंस इस आर्टिकल में क्या की दी गई है, कि एक तो आत्मनिर्भरता को क्लियरली डिफाइन करो, बताओ कि इसका मतलब सेल्फ रिलायंस है, आइसोलेशन नहीं है। देन एक एनर्जी आत्मनिर्भरता एक्ट लेके आने की जरूरत है, जो कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी बनाए और एक अकाउंटेबिलिटी सेट करे। जैसे अभी हम लोग साइलोज में काम कर रहे हैं, सभी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अपना काम कर रही है, उज्ज्वला योजना चला रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अपने कुछ टारगेट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, बायोफ्यूल मिशन, इस तरह से अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन है, साथ में मिलकर काम नहीं हो रहा, सिनर्जी नहीं आ रही, टारगेट्स अपने अपने सब अलग अलग सेट कर रहे हैं और उनको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर सब लोग एक यूनिफाइड टारगेट के साथ चलेंगे और साथ में सिनर्जी से काम करेंगे तो वो बेटर अचीव हो पाएगा। तो यही आर्टिकल में इस एनर्जी आत्मनिर्भरता एक्ट का काम है, या एक्ट का आइडिया है, कि कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी बनाओ और उससे अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। देन क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक एनर्जी स्टॉक पाइल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम फूड के लिए और ऑयल के लिए रिजर्व्स बना के रखते हैं, हमारे पास स्टॉक्स पड़े होते हैं, हमारे क्रिटिकल रिजर्व्स पड़े होते हैं। ऑयल के लिए वी हैव इन विशाखापट्टनम में है, मंगलुरु में है, जहां पे हम ऑयल रिजर्व्स मेंटेन करके रखते हैं, कि अगर हमको कल को
इम्पोर्ट नहीं हम कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो अल्टीमेटली हमारे पास अपनी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए हो, सिम फूड में भी और ऑयल रिजर्व्स में भी। इसी तरह का एक स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल हमको बनाना चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। अभी कुछ टाइम पहले हमने क्या डिस्कस किया था, हमने देखा कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं या रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं, जो किसमें यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। और हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो हेविली डिपेंडेंट है चाइना पे, इस तरह के ऑटोमोबाइल्स के लिए, चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज पे। तो क्या हुआ, चाइना ने हमारी जो, मेनली चाइना पे हम डिपेंडेंट है, तो चाइना ने हमारी जो सप्लाई थी उस पे एक साइलेंट सा ब्लॉकेट लगा दिया। अब हमारी ऑटोमोबाइल जो कंपनीज थी उनको क्या करना पड़ा, उनको जो फिनिश्ड पार्ट्स थे, उनको रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा था, तो उनको फिनिश्ड ऑटोमोबाइल पार्ट्स खरीदने पड़े। फिर जो उनको इंसेंटिव्स मिलते थे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में, कि अगर आपने 50% से ज्यादा का लोकली इसमें कुछ एनहांसमेंट करी है तो आपको पीएलआई के इंसेंटिव्स मिलेंगे, वो इंसेंटिव्स उनको नहीं मिले। और कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज को कुछ टाइम के लिए अपना काम ही रोकना पड़ा, क्योंकि रॉ रेयर अर्थ मैग्नेट्स ही नहीं थे, तो वो किस तरह से प्रोडक्शन करते। तो ये देखो कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए क्या जरूरी है कि हम एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी स्टॉक पाइल मेंटेन करके रखें, जैसे हम बाकी चीजों में करते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स और असेंशियल फॉर एनर्जी मटेरियल, असेंशियल फॉर एनर्जी, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, क्योंकि इसमें क्या है, सप्लाई चेन शॉक्स लगते रहते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना ऑलमोस्ट 80% क्रिटिकल मिनरल्स को की प्रोडक्शन को कैप्चर करके बैठा है। तो वो सप्लाई चेन शॉक्स देता रहता है, और उसके लिए अगर हमको थोड़ा सा एक बफर सॉर्ट ऑफ बना के रखना है, तो हमें एनर्जी स्टॉक पाइल्स बनाने की जरूरत है। अपने R&D को स्ट्रेंथन करो, रिन्यूएबल्स में, बैटरीज में और हाइड्रोजन की स्टोरेज में, राइट, हाइड्रोजन बैटरीज बनाने में, हाइड्रोजन स्टोरेज में R&D को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देन इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, रिजिलियंट सप्लाई चेन्स, और इसमें हम काम कर भी रहे हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में हम स्वीडन और डेनमार्क जैसी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि वो हमको क्लीन टेक्नोलॉजीज दें, राइट, हम भी क्लीन टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव कर पाए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज उनसे ले रहे हैं हम। रेजिलियंट सप्लाई चेन्स में हमने क्वाड के साथ, क्वाड में हम जो बाकी की 3 कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं सप्लाई चेन को इंश्योर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स में। देन यूके के साथ हमने अभी जो मीटिंग हुई उसमें भी सप्लाई चेन को लेके काफी ज्यादा हमने अंडरस्टैंडिंग आपस में दोनों कंट्रीज की है, कि सप्लाई चेन जो है उसको रेजिलिएंट बना के रखें, इस तरह के शॉक्स ना लगे। और ये पोस्ट कोविड एरिया में सबको समझ आ गया है कि इस तरह के सप्लाई चेन शॉक्स जब लगते हैं तो कितना नुकसान होता है। तो ये R&D स्ट्रेंथन करो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करो, हम कर भी रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप देंगे। देन प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी बैलेंस करो डेवलपमेंट के साथ साथ। ये इसमें हम जो कोल वाला पॉइंट देखेंगे तो आपको पॉइंट्स और ज्यादा मिल जाएंगे लिखने के लिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे ऑयल इंपोर्ट में 85% हम डिमांड हम इंपोर्ट से पूरी करते हैं, नेचुरल गैस में 45%, कोल इंपोर्ट्स हमारे 20% है, ऑल्दो हम सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। बट हमारे कोल के साथ दिक्कत क्या है, कि एक तो हमारे पास एंथ्रेसाइट कोल नहीं होता, दूसरा एक दिक्कत ये है कि हमारे कोल में ऐश कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी इतना फिजिबल नहीं रहता, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट हम करते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं। तो 20% हम कोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। कोल में भी हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सक्षम है कि खुद से ही कर पा रहे हैं। देन रिन्यूएबल एनर्जी शेयर में अबाउट 43% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, बट इंटरमिटेंट सप्लाई इश्यूज परसिस्ट। ठीक है, हम अपनी 43% जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हैं, बट बहुत सारे सप्लाई इश्यूज अभी भी हैं। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में क्या क्या लिख सकते हैं आप, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसमें इंडिया को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देन नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, जिसका टारगेट क्या है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025। देन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, जिनकी हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ऑयल रिजर्व्स बनाने की जरूरत है, मतलब ऑयल रिजर्व्स जैसे हैं ऑलरेडी फूड रिजर्व्स है, वैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी बनाओ। तो ऑयल रिजर्व्स कहाँ कहाँ है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमारी गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है, विशाखापट्टनम में है, मंगलुरु में है, पदूर में है। ये क्रूड ऑयल स्टोर करके रखते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। देन ग्लोबल कंटेक्स्ट में ऐसा है कि एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है, एवरी कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, बट क्लीन एनर्जी के अपने प्रॉब्लम्स है। वहां पे क्या है, सप्लाई चेन्स में अलग तरह के शॉक है, जैसे जो ऑयल है या क्रूड ऑयल या फिर LNG के साथ क्या दिक्कतें आती है,
कि ग्रीन हाउस एमिशंस हो रहा है, देन कार्टिलाइजेशन होती है, वेस्ट एशिया की मोनोपोली है, यहाँ पे अलग दिक्कतें हैं। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री प्रोड्यूस तो कर ले, बट उसको स्टोर करने के लिए फिर बैटरीज बनानी पड़ेंगी, फिर वहां पे क्रिटिकल मिनरल्स का रोल आ जाएगा, और वहां पे फिर अलग कंट्रीज की डोमिनेशन आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल चाइना। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो एग्जिस्ट करते हैं। देन एनर्जी जियो पॉलिटिक्स, फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर, ये क्या दिखाता है कि ओवर डिपेंडेंस बहुत अच्छी नहीं होती व्हेन इट कम्स टू आर एनर्जी रिसोर्सेज या किसी भी तरह के रिसोर्सेज के लिए। कॉप एंड क्लाइमेट कमिटमेंट्स, इंडिया एम्स फॉर नेट जीरो बाय 2070 और 50% ऑफ एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल्स बाय 2030। तो ये हमारा टारगेट है। इसमें से हम कितना अचीव कर चुके हैं? 43% हम अचीव कर चुके हैं 2025 में ही, 7% बाकी है। अच्छा, अब आते हैं, ये हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया। आर्टिकल से हमको काफी सारे पॉइंट्स मिले जो हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, राइट। एंड देखो, ये वाली जो क्लास है ना हमारी एडिटोरियल वाली, ये मेनली मेंस ओरिएंटेड ही है, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको कल मिल जाएगा। जो हम न्यूज पूरा हफ्ता पढ़ेंगे, वो आप अल्टीमेटली अपनी जो न्यूज रिवाइज भी कर सकते हो। रिवीजन का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो हम एमसीक्यू क्लास कल संडे को करेंगे, राइट। रिवीजन भी हो जाएगा पूरे हफ्ते का, और अपने आप को आप टेस्ट भी कर पाएंगे, और प्रीलिम्स रेलिवेंट प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। यहाँ पे हम मेंस रेलिवेंट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अब हमने आर्टिकल देख लिया, अब देखते हैं कि ये जो थीम हमने देखा एनर्जी सिक्योरिटी, इस पे कौन कौन से थीम्स हैं जो अभी तक आए हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन है जिन पे आए हैं। देन एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आया है। इसमें फोकस एरियाज क्या रहते थे कि इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना के रखो, डाइवर्सिफिकेशन करो, ये कुछ फोकस एरियाज होंगे इस पे एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। आप अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस बताएंगे कि 85% क्रूड ऑयल वहां से आ रहा है, 45% नेचुरल गैस, ये सब डेटा देंगे जो हमने डिस्कस कर लिया है। देन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे। तो ये कंसिस्टेंट यूपीएससी ट्रेंड है 2013 से 24 तक, इस पे क्वेश्चंस आते रहे हैं। देन रिन्यूएबल ट्रांजिशन पे, कोल से जो रिन्यूएबल्स की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें सोलर, विंड, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्टोरेज की बात आप करेंगे, और ये क्वेश्चंस का ट्रेंड बताया है, ठीक है। देन क्लाइमेट चेंज लिंकेजेस पे क्वेश्चन आए हैं, जैसे नेट जीरो, पेरिस अग्रीमेंट, कॉप टारगेट्स। देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, स्मार्ट ग्रिड्स, इन पे फोकस एरिया होगा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में। देन एनर्जी इक्विटी एंड एक्सेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होगी, राइट। सो ये कुछ थीम्स है, रिकरेंट थीम्स जो इस टॉपिक से पर्टिकुलरली आए हैं। देख लिए थीम्स, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो 2014 और 2019 में सेम ही तरह का क्वेश्चन आया था अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को लिंक करता हुआ क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? एनर्जी सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी से इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होती है? अब याद करो, हमने क्या पढ़ा था? इम्पोर्ट डिपेंडेंस। इम्पोर्ट डिपेंडेंस में क्या जाते हैं? फॉरेक्स रिजर्व्स। क्या हुई ये? इकोनॉमिक सिक्योरिटी, राइट। तो इसमें वही चीजें आप लिखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी से इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लिंक करते हुए। इंट्रोडक्शन में, एनर्जी सिक्योरिटी रेफर्स टू द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस एट अफोर्डेबल प्राइसेस। एनर्जी सिक्योरिटी यही होती है कि आपके पास अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी है। जैसे फूड के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट है, अगर अभी भी फॉर एग्जांपल साल क्रॉप फेलियर हो जाए, कुछ उगा ही ना पाए, ऐसा कभी ना हो, कभी भी ना हो ऐसा, बट एग्जांपल है। बट हमारे पास क्या है? एफसीआई के पास स्टॉक पाइल्स पड़े हैं, फूड रिजर्व्स हैं हमारी सेंट्रल एजेंसीज के पास। सो देर इज दिस अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस। एनर्जी में भी हमको यही करना है, एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये ना हो कि कुछ एक एक्सटर्नल शॉक आए और प्राइसेस हाइक हो जाए। ऑल राइट। देन फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। बता दिया कि एनर्जी सिक्योरिटी क्या है। देन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। फिर आप बताएंगे कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो हमारा इंपोर्ट ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल, 45% नेचुरल गैस, जिससे हम वल्नरेबल हो जाते हैं प्राइस शॉक्स के लिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन के लिए। तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सोलर, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रो, इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। देन
हमने क्या लॉन्च किया है, एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, बायोफ्यूल पॉलिसी है, साथ में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हम कुछ मेंटेन करके रखते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं अंडर बायोफ्यूल पॉलिसी, देन एनहांस्ड इंटरनेशनल पार्टनरशिप थ्रू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बट चैलेंजेस की क्या बात करेंगे आप, कि अभी भी हमारे इम्पोर्ट बिल्स हाई हैं, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन स्लो है। उसमें आप एग्जांपल देंगे कि हाइड्रोकार्बन्स पे काम चल रहा है, बट बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे अंडमान एंड निकोबार, वहां पे अभी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कैरी आउट, हम अभी एक्सप्लोरेशन स्टेज पर ही हैं कि क्या यहाँ पे हमने एक तरह से मैपिंग अपनी कंट्री की नहीं की है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं तो हम वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, तो इसमें हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। स्लो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है बहुत सारी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिलती, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देन राइजिंग डिमांड्स फ्रॉम इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक ग्रोथ, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो ये सारे चैलेंजेस अभी भी हैं। देन अचीविंग एनर्जी रिलायंस इन is integral to India's economic sovereignty, sustainable energy diversification and resilient infrastructure are key to long term growth। इंफ्रास्ट्रक्चर किसमें? जैसे सोलर, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रो, ये वाली एनर्जीज अगर हमको सोर्सेस इन पे अगर मूव करना है तो इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा चाहिए, राइट। सोलर हो, विंड हो, न्यूक्लियर हो, हाइड्रो हो, फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की प्रॉब्लम आ जाती है कि इतना ज्यादा लैंड एक्विजिशन दिक्कतें आएंगी लैंड एक्वायर करने में, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। जैसे जब ग्रिड्स सोलर एनर्जी को के ट्रांसमिशन के लिए ग्रिड्स बनाए जाते हैं, तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है? राजस्थान वाले एरिया में वो जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसका हैबिटेट है इस तरह के ग्रासलैंड्स, तो इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो वहीं फिर एनवायरमेंटलिस्ट आते हैं कि ये तो गलत हो गया, आप इस तरह से ग्रिड्स नहीं बना सकते, अंडरग्राउंड ग्रिड्स बनाइए। फिर अंडरग्राउंड ग्रिड्स बनाने में कितना खर्चा आएगा, राइट। ये सारे इश्यूज परसिस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। इस पे क्या क्वेश्चन आया है? इंडियाज ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी विल नॉट ओनली एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी बट ऑल्सो रिड्यूस अ बर्डन ऑफ एनर्जी इंपोर्ट्स। पहला था कि एनर्जी सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी से लिंक उसको करो, एक हमने क्वेश्चन ये देख लिया। दूसरा क्वेश्चन है अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी, कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करोगे, सो अल्टीमेटली इससे आपकी एनर्जी सिक्योरिटी ही नहीं इंश्योर होगी, इससे एनर्जी इंपोर्ट्स, अगेन वही इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही लाइंस पर है। तो इसमें आप बताएंगे दैट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी पुश अलाइंस विद इट्स ट्विन गोल ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो एमिशंस कम होंगी तो क्लाइमेट कमिटमेंट्स मीट कर पाएंगे, जो ग्लोबल ग्लोबल टारगेट्स हैं उनको मीट कर पाएंगे। Then India has set ambitious target 500 gigawatt of renewable capacity by 2030, net zero by 2070। Then सोलर में 70 प्लस गीगावाट इंस्टॉल हो चुका है अंडर नेशनल सोलर मिशन। विंड का डेटा 40 प्लस गीगावाट पोटेंशियल है अभी तमिलनाडु में, गुजरात, महाराष्ट्र वाले एरियाज में। विंड में हम इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अगेन लैंड एक्विजिशन दिक्कतें और ये सब प्रॉब्लम्स। अच्छा, विंड के ऊपर एक क्वेश्चन आया भी है, पीवाईक्यू है, आगे डिस्कस करेंगे। देन बायोफ्यूल्स एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% ब्लेंडिंग टारगेट्स है बाय 2025। देन ग्रीन हाइड्रोजन इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन एलएनजी और ऑयल को कम करता है। रिन्यूएबल लोअर्स द इंपोर्ट बिल, इंप्रूव एयर क्वालिटी, क्रिएट ग्रीन जॉब्स। हाउएवर चैलेंजेस इंक्लूड इंटरमिटेंसी, ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स एंड लिमिटेड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। फिर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में क्या लिखोगे कि अगर बैटरीज बनानी है तो उस पर R&D की जरूरत है और साथ में एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब बैटरी को बनाने के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, उसमें क्या है, सप्लाई चेन शॉक्स या कुछ कंट्रीज की मोनोपोली है जिनसे हमारी इतनी अच्छी खासी बातचीत नहीं है, राइट। देन कंक्लूजन में, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इंपरेटिव बट ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक टूल फॉर अचीविंग एनर्जी सोवरेनिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। पहले क्वेश्चन थे कि एनर्जी ट्रांजिशन क्यों जरूरी है, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होंगे, क्लाइमेट को क्या बेनिफिट होगा, ट्विन गोल कैसे अचीव होगा। अब है कि एनर्जी ट्रांजिशन तो कर लोगे पर उसमें चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट। तो वही कि फॉसिल फ्यूल से क्लीनर रिन्यूएबल सोर्सेज पर मूव करना, दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन एंड इट इज सेंट्रल टू अचीविंग नेट जीरो एमिशंस, जो हमारा टारगेट है
2070 तक नेट जीरो होना है हमको। तो इसमें आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में लिख सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर कैन मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन क्लीन टेक्नोलॉजी। पॉल्यूशन रिड्यूस करेगा, पब्लिक हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इससे एम्प्लॉयमेंट, नई तरह की नए सेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी स्टोरेज और ये रिन्यूएबल एनर्जीज में। प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इनोवेशन इन इमर्जिंग सेक्टर्स। चैलेंजेस में क्या लिखोगे? कोल डिपेंडेंस अभी भी है, ऑलमोस्ट 55% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है? कोल से। हाई ऑयल इंपोर्ट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे मूव करना है तो ग्रिड्स भी तो मॉडर्नाइज करने पड़ेंगे, नए ग्रिड्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। फिर उनमें अलग तरह की दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, लैंड एक्विजिशन, ये सारी दिक्कतें आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज आ जाते हैं ग्रिड्स में। साथ में खर्चा, फाइनेंसिस कहाँ से लेके आएंगे इतने सारे? रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्दो लॉन्ग रन में अच्छी है, बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंसिस। शुरुआत में तो फाइनेंसिस चाहिए, तो फिर वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, स्टोरेज और क्रिटिकल मिनरल्स वाला एंगल लिखोगे। लिथियम, कोबाल्ट, क्रिटिकल अर्थ मिनरल कहाँ से मिलते हैं? चाइना से, बैटरीज में जो यूज होते हैं। देन फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी गैप्स, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि लार्ज स्केल रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंसिस चाहिए, फिर उसके लिए सपोर्ट चाहिए, राइट? तो एनर्जी ट्रांजिशन अगर स्ट्रेटेजिकली प्लान की जाए तो सस्टेनेबल, कैन बैलेंस सस्टेनेबिलिटी विद इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज बोथ नेसेसिटी एंड एन अपॉर्चुनिटी टू रीडिफाइन इंडियाज डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी। इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी एंड एनर्जी नीड्स। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिलायंस ऑन न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मीटिंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ इंडिया। दिस इज अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में आप क्या लिखेंगे कि क्लीन है, और क्लीन और रिलायबल बेस्ड सोर्स है, क्रिटिकल है, डीकार्बनाइजिंग एनर्जी सिस्टम को डीकार्बनाइज करने के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकता है, क्लीन भी है, रिलायबल है, रिन्यूएबल नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल नहीं होती, बट क्या होता है कि इसकी जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा है। जैसे 1 ग्राम अगर न्यूक्लियर फ्यूल है तो वो इतनी एनर्जी जनरेट करेगा जितना ऑलमोस्ट 1000 किलो, नहीं सॉरी, 1000 टन ऑफ कोल जितनी एनर्जी जनरेट करेगा उतना 1 ग्राम न्यूक्लियर फ्यूल कर देगा। तो इसीलिए इसको माना जाता है कि सस्टेनेबल है, बट अदरवाइज रिन्यूएबल नहीं है ये। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर पावर को रिन्यूएबल में लिख रहे हैं, रिन्यूएबल नहीं है। देन इंडिया हैज वास्ट वास्ट थोरियम रिजर्व्स हमारे पास है। हमारे पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो 7000+ मेगावाट्स की एनर्जी जनरेट करते हैं। देन हम एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं टुवर्ड्स प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। हमारे पिछले वाले बजट में बहुत खास ध्यान दिया गया था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे, और हम ग्लोबल पार्टनर्स के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। हमारा इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में आप बताएंगे। लास्ट एडिटोरियल सेशन में हम इस डील के बारे में हमने डिस्कस करा था कि कैसे डायसपोरा ने हेल्प करी थी इस डील को होने में, कि जब हमें न्यूक्लियर फ्यूल नहीं मिलता था क्योंकि वी वर नॉट अ सिग्नेटरी टू एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को हमने साइन नहीं किया था, तो हमको न्यूक्लियर फ्यूल कोई भी सप्लाई नहीं करता था। तो उस समय पे हमारी डायसपोरा ने हेल्प किया था। कैसे किया था ये पूरा हमने डिस्कस करा था डायसपोरा के रोल में, होपफुली आपको याद होगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी में आप ये सब लिखेंगे। देन एडवांटेजेस में क्या है? एमिशंस रिड्यूस होंगी, रिलायबिलिटी, डोमेस्टिक फ्यूल साइकिल पोटेंशियल। देन चैलेंजेस क्या क्या है? कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई है, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट करना एक दिक्कत हो जाएगी, सेफ्टी कंसर्न है, पोस्ट फुकुशिमा का एग्जांपल आप दे सकते हैं, वो जो गैस लीक्स वाले एग्जांपल दे सकते हैं कि उसकी वजह से लोग भी थोड़ा सा डर जाते हैं इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेके। पब्लिक परसेप्शन, लैंड एक्विजिशन, स्लो एक्सपेंशन का कारण ये सब है। जो चैलेंजेस ये है, अपॉर्चुनिटीज ये है, थोरियम रिजर्व बहुत ज्यादा है, अभी भी हम काम कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स पे काम कर रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे काम कर रहे हैं। तो ये सब आप न्यूक्लियर एनर्जी पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाले पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, बाकी फॉर्डर आपके पास है ही और भी। सो कंक्लूजन में लिखेंगे, अ बैलेंस्ड एनर्जी मिक्स विद न्यूक्लियर, रिन्यूएबल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स कैन एंश्योर क्लीन, रिलायबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर इंडियाज फ्यूचर, राइट? नेक्स्ट, अच्छा ये है वो आर्टिकल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट कोल डिपेंडेंसी एंड क्लीन कोल। अभी हम कोल डिपेंडेंसी से एकदम से मूव नहीं कर सकते। अगर अभी हमको कह दिया जाए कि तुमको बहुत हो गया, अब क्लाइमेट क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कोल को फेज आउट कर दो कंप्लीटली, हम नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ऑल्टरनेटिव क्या है? अब आप पेपर में क्या लिखेंगे कि हम नहीं कर सकते, हम तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे अलग तरह के परेशानियां हैं, गुड, ठीक है, लिख सकते हैं ये सब भी, बट कुछ तो सोल्यूशंस देने पड़ेंगे कि हम हमेशा बेचारे तो बन के नहीं रह सकते। तो ये
है वो स्लाइड जो आप लिखेंगे, ठीक है। So, what are the environmental implications of use of coal in India? How can clean coal technologies help mitigate these impacts? 2016 का सवाल है, राइट? तो इंट्रोडक्शन में वही लिखेंगे कि डोमिनेंट एनर्जी सोर्स है, ऑलमोस्ट 55% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहाँ से होती है? कोल से। बट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कॉस्ट फिर देनी पड़ेगी, एयर पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में लिखेंगे, एसिड रेन्स, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर कंटेमिनेशन फ्रॉम माइनिंग, ये सारी दिक्कतें। देन माइनिंग के अलग तरह के प्रॉब्लम है, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन होता है, ये सारी हैबिटेट्स डिस्ट्रक्ट होती हैं, डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, ये सब आप लिखेंगे कोल में के इम्पैक्ट्स में आप ये सब लिखेंगे। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? मूविंग टूवर्ड्स क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज, जिसमें सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स की जरूरत है, कोल गैसिफिकेशन, देन सीसीयूएस, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। अब याद करो, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इस बार किसको किसको मिला है? एमओएफ्स के लिए। एमओएफ्स की एक पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है कि वो कार्बन स्टोरेज कर सकते हैं, कार्बन की सेपरेशन भी कर सकते हैं और कार्बन की स्टोरेज भी कर सकते हैं, राइट? तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जो पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर है, उनको फायदा हो रहा होगा, होपफुली। देन washed coal and improved combustion efficiency and reduced particulate emissions। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो रेगुलर हैं, जो इस सीरीज को फॉलो करते हैं? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर यहाँ तक कोई पहुंचा है तो मुझे बताना कि कितने लोग हैं जो असलियत में इसको सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और उनको लगता है कि फायदा हो रहा है, राइट? नॉट जस्ट एडिटोरियल न्यूज भी, और जो भी हमारा वीकली एमसीक्यू है और जिस तरह से हमने पूरा ये फ्रेमवर्क बनाया है, किस किस को लगता है कि इससे फायदा है? और अगर आपको लगता है कि कोई और इसमें एडिशन की जा सकती है, कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो वो भी आप बता सकते हैं, राइट? प्लीज मुझे पक्का बताना कि कितने लोग हैं जो रेगुलर हैं इस इनिशिएटिव में। देन coming back to our question, washed coal, improved combustion efficiency, reduce particulate emission। तो ये कुछ solutions है जो आप लिख सकते हैं। that clean coal technology, super critical and ultra super critical boilers लाएं, coal gasification करो, carbon capture and storage, washed coal use किया जाए, improved combustion efficiency हो, then it will ultimately reduce particulate emissions। ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल्स व्हाइल अडॉप्टिंग क्लीनर कोल टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होगा? एक तरह से बैलेंस होगा, क्योंकि हम कोल को फेज आउट अभी इस स्टेज पर नहीं कर सकते, हमारी एनर्जी नीड्स हाई है, हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसमें हम रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करेंगे, बट क्या करेंगे साथ में? क्लीनर कोल टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करेंगे, और ये फिर लिखेंगे अपने आंसर, ठीक है, बैलेंस अप्रोच के लिए। देन कंक्लूजन में कि कोल कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इमीडिएटली बट कैन बी मेड क्लीनर, राइट? Investing in technology and efficiency can bridge India's energy security and environmental sustainability goals। नेक्स्ट है एसडीजी की लिंकेज वाला जो क्वेश्चन था, एसडीजी 7 एंड एनर्जी एक्सेस। इट इज अबाउट एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज द सिन क्वा नॉन टू अचीव। सिन क्वा नॉन मतलब कि वेरी नेसेसरी, इसके बिना तो नहीं चलेगा। टू अचीव सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल 7, कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया। एसडीजी 7 को अचीव करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं उसके बारे में बताया गया है। अगेन एनर्जी एक्सेस और एनर्जी सिक्योरिटी का ही क्वेश्चन है। तो एसडीजी 7 क्या कहता है? इट एम्स टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी बाय 2030। तो इसमें आप इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में लिखेंगे कि 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है थ्रू सौभाग्य योजना। देन उदय स्कीम चल रही है जिससे डिस्कॉम की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। देन रैपिड ग्रोथ इन रिन्यूएबल कैपेसिटी, सोलर और विंड में हमने 40 गीगावाट, इसमें सोलर में कितना कर लिया है, तो वो ये सब आप कोट करेंगे। डेटा आपके पास है, पिछला डेटा इसमें यूज करना है। देन एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव में उजाला लेड प्रोग्राम, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम चल रही है, तो ये एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स है। फोकस ऑन क्लीन कुकिंग थ्रू उज्ज्वला योजना। देन चैलेंजेस, ये सारा आपने लिख दिया कि हमने किया क्या क्या है एनर्जी एक्सेस के लिए, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, इंडिया ने क्या क्या प्रोग्रेस इसमें करी है। नाउ चैलेंजेस में लिखेंगे कि अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू, रिलायबिलिटी और लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी परसिस्ट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है अबाउट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज। हाउ डज इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन अलाइन विद इट्स क्लाइमेट एनर्जी कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ये हमने देख लिया है, पहले भी इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था। तो हमारे पेरिस एग्रीमेंट में जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, दैट टॉक्स अबाउट 40%, 40%, 45% इंटेंसिटी एमिशन को रिड्यूस करना है बाय फ्रॉम 2005 लेवल्स, एंड अचीव 50% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल
सोर्सेस, राइट? ये हम ऑलमोस्ट अचीव करने वाले हैं, ठीक है? बस यही वाला है जिसमें हम अभी थोड़ा सा पीछे है। अदरवाइज जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इसमें एक तो ये था एनर्जी इंटेंसिटी वाला, एक इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल्स, और तीसरा वो कार्बन सिंक्स वाला था, जिसमें हमने कार्बन सिंक्स बनाने थे, वो भी हम कर चुके हैं अचीव। देन इंडिया के एफर्ट्स कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल कैपेसिटी एक्सपेंशन में सोलर, विंड, हाइड्रो, अगेन वही एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 का जिक्र आप कर सकते हैं, जिसने कार्बन मार्केट्स इंट्रोड्यूस करी है। देन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्लाइमेट लीडरशिप की बात करता है। देन चैलेंजेस में लिखेंगे डिपेंडेंस ऑन कोल, स्टोरेज लिमिटेशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इनफ फॉर्डर यू हैव। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो जितना फॉर्डर हमारे पास है, जो भी पिछले क्वेश्चंस थे वो आप सारे आंसर कर पा रहे हो। फर्दर भी जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर पाएंगे, ठीक है? देन पोटेंशियल एनर्जी पे, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी पे क्वेश्चन आया था 2017 में, और रीजन पूछे थे कि लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड क्यों है। तो इसमें आप, इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप 5 कंट्रीज फॉर विंड पावर पोटेंशियल, हमारी एस्टिमेटेड ओवर 300 गीगावाट है। देन पोटेंशियल रीजन्स कौन कौन से हैं? कोस्टल एंड हाई विंड स्टेट्स ऑब्वियसली, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र एंड राजस्थान। देन लिमिटेड स्प्रेड के रीजन आप लेंगे क्योंकि विंड पैटर्न्स अनइवन है, लो स्पीड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। देन लैंड एक्विजिशन में हर्डल्स आते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिलती, पुअर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेशन, ग्रिड इंटीग्रेशन थोड़ा हमारा लैक करता है। देन पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड फ्यू स्टेट्स। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से लिमिटेड स्प्रेड है। देन रीसेंट इनिशिएटिव्स के बारे में लिखेंगे, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु कोस्ट। Then expanding grid connectivity and incentivizing offshore wind can unlock India's vast untapped potential and strengthen the clean energy transition. Next is about India's effort in energy, achieving energy security. Again, similar lines पर ही क्वेश्चन है, इसमें आप वही सारा लिखेंगे कि एफर्ट्स कौन कौन से आपने किए हैं अभी तक। ये पक्का लिखना, ये आप पक्का लिख सकते हैं। देन आप यू विल राइट अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात करेंगे कि ये चीजें हैं जो हमने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कर ली है। ये कुछ हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स फैसिलिटी है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स फैसिलिटी है विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पदूर में। इंटरनेशनल पार्टनरशिप में आईएसए, आईईए कोलैबोरेशन, एनर्जी एफिशिएंसी में उजाला, पैट और ये सब स्कीम्स के बारे में लिखेंगे। देन चैलेंजेस, हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑन डिस्कॉम्स, देन लैक ऑफ एडवांस स्टोरेज एंड स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स। देन वे फॉरवर्ड में पॉलिसी कोहेरेंस अंडर एनर्जी आत्मनिर्भरता एक्ट, इन्वेस्टमेंट इन आर एंड डी, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, वे फॉरवर्ड में ना जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया है इसके पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि एक लेजिस्लेटिव पैटर्न लेके आओ, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाओ, राइट? इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं जो उन्होंने वे फॉरवर्ड में दिया था या उन्होंने पोटेंशियल पॉइंट्स दिए थे। स्ट्रेंथन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन फॉर बैटरीज एंड हाइड्रोजन, इन्वेस्ट इन आर एंड डी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे पॉइंट्स हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। होपफुली क्लियर हुआ होगा। सारे पीवाईक्यूज हमने देख लिए। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, नेक्स्ट इज अबाउट दिस मेडिसिन वाला जो प्रॉब्लम हुआ था। ये क्या था? ये हमने न्यूज एनालिसिस में डिस्कस किया था कि कफ सिरप्स कुछ बन रही थी, और दो तरह की कफ सिरप्स होती हैं, सुप्रेसेंट और एक्सपेक्टोरेंट। तो उसमें से सुप्रेसेंट जो होती हैं, जो अल्टीमेटली क्या काम करती है, जो ब्रेन से रिफ्लेक्स आता है खांसी करने का, एक एलर्जी सॉर्ट ऑफ आपको अपने कुछ इरिटेशन सॉर्ट ऑफ आपको अपने थ्रोट में फील होती है, और आपको एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है कफ करने का, और वो कहाँ से आता है? ब्रेन का। तो ये सुप्रेसेंट्स क्या करते हैं? उस रिफ्लेक्स को सुप्रेस करने का काम करते हैं। तो एक डेक्स्ट्रोमेथाजोन, यही नाम था शायद उसका, एक कंपोनेंट होता है सुप्रेसेंट में, डेक्स्ट्रोमेथाजोन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऐसा ही कुछ था। डेक्स्ट्रोमेथाजोन, डेक्स्ट्रोमेथाजोन, ऐसा ही कुछ था, ठीक है? अब ये कंपोनेंट था, मेन कंपोनेंट था उन कफ सिरप्स में, बट प्रॉब्लम ये नहीं था। हाँ, ये पोटेंशियल ब्रेन टॉक्सिन है अगर इसका ओवरडोज हो जाए। बट हमने देखा था कि देर इज दिस डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि एक टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई थी। एंड इट इज व्हाट? इट इज अ पोटेंशियल नेफ्रोटॉक्सिन। नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये कॉज करता है, और बच्चों में किडनी फेलियर इससे बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये था मेन कल्प्रिट।
और ये क्या था, इसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा रहा था और इसी ने कंटेमिनेशन कॉज करी। और इसी तरह के सिमिलर केसेस हमने पहले देखे हैं, कैमरून में हुआ था, जम्मू में हुआ था 2020 में, देन गाम्बिया में हुआ था, उज्बेकिस्तान में जो कफ सिरप्स हमने यहाँ से इम्पोर्ट करी थी उसकी वजह से वहां पे भी बच्चों की डेथ रिपोर्ट हुई थी। तो अब ये क्या है, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ फेलियर ऑफ फार्मेको विजिलेंस। फार्मेको विजिलेंस कैसे, एक तरफ को हमको बनना है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन हम सप्लाई करते हैं, और इस तरह के अगर लूप होल्स हमारे सिस्टम में होंगे, इस तरह के केसेस अगर सामने आएंगे, तो हमारे से जो ट्रस्ट है वो अल्टीमेटली इरोड हो जाएगा। और इससे फिर क्या फर्क पड़ेगा, याद करो जब मैं यूएस टैरिफ्स वाला पढ़ाती थी आपको, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा नहीं है कि यूएस को भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो हमसे जो जेनेरिक मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो फिर अब देख लो, ये हाल है हमारे फार्मेको इंडस्ट्री के या फार्मेकोस्यूटिकल इंडस्ट्री के, और हम बात करते हैं कि सब लोग हम पे डिपेंडेंट है जेनेरिक ड्रग्स के लिए, तो हमको अपनी क्वालिटी और रेगुलेशंस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, उसी बारे में ये आर्टिकल है, लेट्स डिस्कस। राइट, सो दो आर्टिकल है अबाउट, एक है अबाउट कलर मेडिसिन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है न्यूज सेशन में भी, और यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा देख लिया। देन नीड मोर देन रेगुलेटर, कि सिर्फ एक रेगुलेटर से ज्यादा की जरूरत है, एक मल्टी एजेंसी अप्रोच की जरूरत है, ये जो फेक ड्रग्स स्पूरियस ड्रग्स बनते हैं, ड्रग रैकेट्स जो चलते हैं उसके लिए। तो इन्होंने इसमें कहा है कि जब इस तरह के केसेस हुए 2022 में उज्बेकिस्तान में और गैम्बिया में केस आए, देन डब्ल्यूएचओ ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी कि थोड़ा कॉशियस हो जाओ इंडियन ड्रग्स के लिए। तो उस समय पे हमने क्या किया था, जो हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऑलमोस्ट 36% ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को शट डाउन किया था, ठीक है, जहां पे भी सीरियस वायलेशंस रिपोर्ट हुए थे उनको शट डाउन किया था। बट शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, उसके अलावा भी कुछ थे, ये 36% को करने से काम नहीं चला। एंड प्रॉब्लम्स हम क्या क्या देखते हैं, चलो देखते हैं आगे, आर्टिकल ही डिस्कस कर लेते हैं अपना। ऑफन हमको क्या कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट हमारे यहाँ क्राइसिस क्या है, काउंटरफीट एंड सबस्टैंडर्ड मेडिसिन, एंड दैट थ्रेटन्स पब्लिक हेल्थ, एक्सपोर्ट क्रेडिबिलिटी और नेशनल रेपुटेशन। इस तरह के रिकरेंट इंसिडेंट्स अगर होते रहेंगे, दैट जस्ट रिसेंटली हैपेंड अडल्टेड कफ सिरप्स वाला, जिससे कि चाइल्ड डेथ हुई, हमारे अपनी कंट्री में भी हुई है, देन गाम्बिया से, उज्बेकिस्तान से और कैमरून जैसी और कंट्रीज से भी इस तरह की केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे यहाँ कुछ सिस्टेमिक वीकनेस है, जिसमें ड्रग रेगुलेशन और एनफोर्समेंट में, तो इसके लिए एक मल्टी रेगुलेटरी अप्रोच की जरूरत है, वही इस आर्टिकल में मेंशन की गई है। तो इंडिया में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, तो देर इज दिस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, डीएनसी एक्ट ऑफ 1940। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो अभी करंट रियलिटीज है, प्रेजेंट रियलिटीज है ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल काउंटरफीट ड्रग रैकेट्स, इसके बारे में ये डील नहीं करता, ठीक है, ये डील ही नहीं करता, इसमें कोई प्रोविजंस नहीं है अबाउट ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल काउंटरफीट ड्रग रैकेट्स, जो कि अब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं। तो इस एक्ट को थोड़ा सा रिवाइव करने की जरूरत है, थोड़ा सा चेंजेस इसमें करने की जरूरत है, ताकि इसमें इस तरह के एक्टिविटीज को भी कवर किया जा सके। बट सिर्फ रेगुलेशन लाने से काम नहीं होगा, बियॉन्ड रेगुलेशन जाने की जरूरत है, जिसमें हमको इंटीग्रेटेड और एक मल्टी एजेंसी अप्रोच की जरूरत है। तो यही डिस्कस करते हैं कि क्या है होगी ये मल्टी एजेंसी अप्रोच। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज दिस, तुम हो मेरी प्रॉब्लम। देन प्रॉब्लम ये है कि लो कन्विक्शन रेट, लो कन्विक्शन रेट में क्या है कि ऑलमोस्ट 3% ही कन्विक्शन रेट हमारा है, अगर कोई फंसता भी है इस तरह के काउंटरफीट ड्रग केसेस में, तो सिर्फ 3% लोगों को ही जेल अल्टीमेटली होती है, बाकी सब लोग बच जाते हैं, ठीक है, तो एक तरह से डेटरेंस नहीं है। और फिर ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, इसको यूज किया जाता है बिकॉज इट इज हाईली प्रॉफिटेबल, राइट, रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, 3% का कन्वेक्शन रेट चल रहा है, तो रिस्क इतना ज्यादा नहीं है जितने प्रॉफिट्स हैं, इसके कारण ही ये जो इतना ज्यादा एक्सपेंशन इसका हुआ है। तो प्रॉब्लम में लो कन्विक्शन रेट, देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या होगी, ये जो स्पूरियस ड्रग मार्केट चल रही है, फेक ड्रग मार्केट चल रही है, इट इज ऑलमोस्ट 15,000 टू 20,000 करोड़ की ऑलमोस्ट मार्केट चल रही है, जिससे इंडस्ट्री और कंज्यूमर ट्रस्ट दोनों ही डैमेज होते हैं। देन देर आर हेल्थ रिस्क ऑल्सो, राइट, हेल्थ से बड़ा क्या ही रिस्क होगा, बाकी तो एवरीथिंग इज सेकेंडरी। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 10% ऑफ मेडिसिन, लो मिडिल इनकम जो कंट्रीज होती हैं उनमें से जो 10% मेडिसिन होती हैं वो फॉल्सिफाइड और सबस्टैंडर्ड होती हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट फेलियर
और ड्रग रेजिस्टेंस जैसी दिक्कतें होती है। देन इसके ग्लोबल रिपरकशंस भी हैं। ये जो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं अब्रॉड में, इससे इंडिया की जो इमेज है वो भी टार्निश होती है, और जो हमारी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है वो भी खत्म होती है, राइट। देन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स अलोन सफिशिएंट क्यों नहीं है? सिर्फ अगर हम ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में कुछ चेंजेस ला देंगे, सिर्फ उतना करना काफी क्यों नहीं है? एक तो दिस लीगल फ्रेमवर्क इज आउटडेटेड इन इटसेल्फ, ठीक है। इट फोकसेस ऑन क्वालिटी कंट्रोल बट एडिक्वेटली एड्रेस ही नहीं करता ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क्स को, और जो फाइनेंशियल फ्लोज होते हैं लिंक्ड टू काउंटरफीट ड्रग्स। अब इसके लिए अगर हमको फाइनेंशियल फ्लो को मैनेज करना है, ये ऑर्गेनाइज ट्रांसनेशनल क्राइम्स को रेगुलेट करना है, तो इसके लिए क्या एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आना काफी होगा? नहीं। इसके लिए एक मल्टी रेगुलेटरी अप्रोच चाहिए होगी, जिसमें सभी बहुत सारी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन लगेगा। तो वही है मल्टी रेगुलेटरी अप्रोच, मल्टी एजेंसी अप्रोच या मल्टी रेगुलेटरी अप्रोच। अभी प्रेजेंट सिस्टम की बात करें तो देर इज दिस फ्रेगमेंटेड एनफोर्समेंट। फ्रेगमेंटेड एनफोर्समेंट में ऐसा है कि जब भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो जो ड्रग कंट्रोल है ये स्टेट सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट, ड्रग कंट्रोल किसके अंडर आता है? स्टेट सब्जेक्ट के। स्टेट में रेगुलेटर्स होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं जो इस तरह की इंस्पेक्शंस कैरी आउट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि एक तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर और स्टेट में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। दूसरे जो स्टेट में ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इतना ज्यादा है, कागजी काम में इतना उलझे वो लोग रहते हैं कि फील्ड विजिट्स नहीं कर पाते, राइट। फील्ड विजिट्स के लिए उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास इंस्पेक्शंस के लिए टाइम नहीं है। सो अल्टीमेटली क्या होता है, इस तरह की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में फिर दिक्कतें आती है, और सेंटर और स्टेट में एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन फेलियर भी है। लार्जली किसके एम्बिट में है? स्टेट सब्जेक्ट है। देयर इज दिस इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेटिव कैपेसिटी। जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं उनके पास फॉरेंसिक, साइबर और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन स्किल्स नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। साथ में इस तरह का स्टाफ उनको प्रोवाइड करने की जरूरत है जिनके पास ये सारी स्किल्स हो, फॉरेंसिक, साइबर और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हो, जिससे कि ट्रैक किया जा सके इन सप्लाई चेन्स को, ठीक है। क्योंकि दीज आर ट्रांसनेशनल, राइट, किसी एक स्टेट में ये नहीं है, दीज आर ट्रांसनेशनल, तो अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करने की जरूरत है अगर इनको पकड़ना है तो। देर इज दिस वीक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। एजेंसीज लाइक सीडीएससीओ, पुलिस, ईडी, जीएसटी, कस्टम्स, ये साइलोज में ऑपरेट करते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, सब अलग अलग वर्क कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डुप्लीकेशन भी होता है और एनफोर्समेंट में भी गैप रहता है। देखो ये तो ईडी कैसे, क्योंकि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो गया एक तरह से। ये देखो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 15,000 से 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, स्पूरियस ड्रग्स बनाती है, दूसरे कंट्रीज में वो होता है, सप्लाई इसका किया जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। पुलिस भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, जीएसटी ऑफिशियल्स होने चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनीज है, ये जो फेक कंपनीज होती हैं, ये इस तरह से बिल्स बना लेती हैं, फेक बिल्स बनाती हैं, देन जीएसटी इनपुट क्रेडिट अवेल करती हैं। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस एक तरह से है, जिसके लिए एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। देन नीड फॉर मल्टी एजेंसी स्ट्रेटेजी, अ होलिस्टिक रिस्पॉन्स मस्ट इंटीग्रेट रेगुलेटरी, फाइनेंशियल, लॉ एनफोर्समेंट एंड फॉरेंसिक मैकेनिज्म। यही मैं आपको समझा रही थी कि सबको साथ में आके काम करने की जरूरत है। रेगुलेशन होनी चाहिए, फाइनेंसिस पे कंट्रोल लगाओ, लॉ एनफोर्समेंट हो और फॉरेंसिक मैकेनिज्म भी हो। लीगल सिनर्जी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में जो भारतीय न्याय संहिता है वो अलाउ करता है, अब वो 2023 के बाद वो अलाउ कर रहा है कि लार्ज स्केल काउंटरफीट ड्रग ऑपरेशंस जो हैं उनको ट्रीट किया जाए एज ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये चेंज एक हुआ है, इसको भी प्रीलिम्स के लिए याद रखना, जितना मुद्दा ये न्यूज में है याद रखना ये भी, ठीक है। तो बीएनएस, पीएमएलए और ड्रग एंड कंट्रोल एक्ट को अगर हम लिंक कर दें, तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल नेटवर्क्स को टारगेट किया जा सकता है, जो भी ये काउंटरफीट ट्रेड के अंडर आते हैं, जो ये पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा है, उसको फिर टारगेट किया जा सकता है साथ में मिलके। तो ये प्रोविजन आप याद रखेंगे भारतीय न्याय संहिता का, कि अब जितने भी ये लार्ज स्केल काउंटरफीट ड्रग ऑपरेशंस हैं, इनको ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एंटरप्राइजेस के अंदर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। देन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टीम्स होनी चाहिए, इस्टेब्लिश की जानी चाहिए एट सेंटर स्टेट लेवल्स, जिसमें कि कौन कौन से ऑफिसर्स हो, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इनकम टैक्स एंड जीएसटी अथॉरिटीज, फॉरेंसिक साइंस लैब्स, एंड देन पुलिस, साइबर एंड क्राइम ब्रांच इसमें इन्वॉल्व हो। देन फॉरेंसिक एंड साइंटिफिक स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि हमने देखा कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके पास इतनी स्किल्स ही नहीं है, तो एनहांस फॉरेंसिक
एविडेंस कलेक्शन, डीएनए बार कोडिंग एंड केमिकल फिंगरप्रिंटिंग ऑफ मेडिसिन, और उसके लिए स्किल्स वाला वो इंडिविजुअल भी चाहिए जिसके पास इस तरह की स्किल्स हो, तो ट्रेनिंग पे काम करना पड़ेगा और स्किल्ड स्टाफ प्रोवाइड करने की जरूरत है। देन ऑल्सो स्ट्रेंथन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एंड स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब्स टू एंश्योर एडमिसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इन कोर्ट। ठीक है। देन टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग, implement nationwide track and trace mechanism using QR codes, blockchain, AI-driven supply chain, and monitoring. Expand initiatives like drug authentication and verification application. ये एक इनिशिएटिव था, दवा इनिशिएटिव इसका नाम था, ड्रग ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन। ये आप अपने आंसर में जरूर से जरूर कोट कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल एंड टैक्स इंटेलिजेंस में पीएमएलए को यूज करो, इनकम टैक्स एक्ट को यूज करो, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक किया जाए और जिससे ये काउंटरफीट प्रॉफिट से जो मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, जो प्रॉफिट्स जनरेट किए जा सकते हैं, उनको ट्रैक किया जा सके। तो उसके लिए सबका साथ में आना जरूरी है। शेल कंपनीज को आइडेंटिफाई करो, इन्वेस्टिगेट करो, फेक बिलिंग नेटवर्क्स जो है, जो कि अल्टीमेटली इस पूरे ड्रग ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है, कोलैबोरेट विद इंटरपोल, डब्ल्यूएचओ एंड इंपोर्टिंग कंट्रीज फॉर क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस शेयरिंग। देन स्ट्रेंथन फार्मेकोविजिलेंस एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको लिखने थे इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो रिफॉर्म एरिया और एक्शन स्टेप्स मैंने थोड़े से टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया है कि लीगल में आप क्या करेंगे कि ड्रग एंड कंट्रोल एक्ट और बीएनएस और पीएमएलए इन सबको साथ में सिंक्रोनाइज करो, हार्मोनाइज करो। देन इंस्टीट्यूशन में एक नेशनल काउंटरफीट ड्रग टास्क फोर्स बनाओ जिसमें सारे के सारे ऑफिसर्स हों अलग अलग एजेंसीज के। देन टेक्नोलॉजिकल में नेशनल ड्रग ट्रैकिंग सिस्टम यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। कैपेसिटी बिल्डिंग में जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं उनको फॉरेंसिक और साइबर इन्वेस्टिगेशन में ट्रेन करिए। पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, लॉन्च कैंपेन्स ऑन वेरीफाइंग मेडिसिन ऑथेंटिसिटी। देन एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग, स्ट्रेंथन सीडीएससीओ रोल इन एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन एंड फार्मेक्सिन ऑडिट्स। ऑडिट्स होने चाहिए एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन पे, बार बार चेक्स लगने चाहिए कि ये जैसे इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, एक सॉल्वेंट ही इंडस्ट्रियल टॉक्सिन यूज हो रहा है सॉल्वेंट की तरह एक कफ सिरप में, तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी और ये इतना बड़ा पैच वर्क हमारे रेगुलेटरी फॉर्मवर्क में दिखा रहा है। राइट, तो कंक्लूजन में आप ये सब लिख सकते हैं कि ये जो काउंटरफीट ड्रग मेनेंस है इज नॉट जस्ट अ रेगुलेटरी फेलियर बट ऑल्सो अ मल्टी डायमेंशनल गवर्नेंस चैलेंज। राइट, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। The recent spate of reports about spurious drugs in India calls for stronger pharmaceutical regulation and quality control. Critically evaluate India's drug regulatory system. क्या आप ये नहीं लिख सकते जो हमने अभी तक डिस्कस किया उससे? इनफ फॉर्डर आपके पास है, बिल्कुल अच्छे से आप आंसर लिख सकते हैं। ये सारे के सारे आप लिखेंगे, बियॉन्ड उसके जाके लिखो कि मल्टी रेगुलेटरी चाहिए, एआई का यूज करो। देन साथ में मल्टी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाओ। देन 2015 में ये क्वेश्चन आया था, द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इन कर्बिंग स्पूरियस एंड सबस्टैंडर्ड ड्रग्स इन इंडिया इज लिमिटेड बाय स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स। अगेन वही है, क्या लिखेंगे आप कि इनके पास जो अभी ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं उसके बारे में तो इस ड्रग्स एंड कंट्रोल कॉस्मेटिक्स एक्ट में कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो अपग्रेड करके क्या क्या होगा, दैट यू विल राइट। अच्छा, ये एक होपफुली आंसर लिख सकते हो, दोनों दोनों क्वेश्चंस एक बार देखो। राइट, देन ये एक मॉडल आंसर है। अच्छा, ये क्या है कि अभी 2025 में अगर क्वेश्चन आए, 2026 में, 2025 में तो नहीं, 2026 में अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियाज रेपुटेशन एज द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड इज अंडर स्ट्रेन ड्यू टू राइजिंग केस ऑफ काउंटरफीट एंड सबस्टैंडर्ड मेडिसिन। एग्जामिन द कॉज एंड सजेस्ट अ मल्टी एजेंसी फ्रेमवर्क टू एड्रेस दिस चैलेंज। और इसमें भी आप यही सब लिखेंगे। राइट, इसमें भी आप यही सब लिखेंगे कि रेगुलेशंस में क्या-क्या किया जा सकता है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या किया जा सकता है, हमारा रेगुलेटरी सिस्टम अभी कैसा है, इसमें क्या-क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, यही सब लिखना है इसमें भी। तो ये एक मॉडल आंसर मैंने दे दिया है आपको, ये आप पढ़ेंगे, ये आप देखेंगे। ठीक है, वही सारा है, वही सब कुछ जो पीछे पॉइंट्स डिस्कस करे थे, बस वो आंसर की फॉर्म में लिख दिया है कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ वर्ल्ड जेनेरिक मेडिसिन हम एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हम हैं, और ये कुछ केसेस हैं, केस स्टडीज आप लिख सकते हैं। देन देयर आर सिस्टमिक फ्लॉज, आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में लिखो, वीक रेगुलेटरी ओवरसाइट की सीडीएससीओ का, और जो स्टेट ड्रग अथॉरिटीज है उनके बीच में आपस में
कोऑर्डिनेशन नहीं है, देयर आर शॉर्टेजेस, ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन और लैब कैपेसिटी नहीं है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज इतनी अच्छे से नहीं है, कन्विक्शन रेट लो है, देन दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू राइट। ठीक है, ये देखो डब्ल्यूएचओ ने इंपोर्टिंग कंट्रीज पे क्वालिटी लैब्स का फ्लैग किया था, इंडियन एक्सपोर्ट्स, ये आप पक्का से लिखेंगे। तो ये है पूरा का पूरा जो हमने डिस्कस भी कर लिया है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है कि जो हमको डिस्कस करना पड़े, वही है, बस हमने आंसर की फॉर्म में इसको देख लिया। ठीक है, देन ये वे फॉरवर्ड है कि एक नेशनल काउंटरफीट ड्रग इरेडिकेशन मिशन चलाया जाए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। देन पब्लिक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म बनाओ जहां पे पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, वो इस तरह के फेक ड्रग्स को रिपोर्ट कर सके। देन इंटीग्रेट एआई ड्रिवन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, फार्मा सप्लाई चेन रिस्क मैपिंग, देन इंश्योर बेटर फंडिंग एंड मैन पावर फॉर रेगुलेटरी लैब्स एंड इंस्पेक्टोरेट्स। इस एरिया पे काम करने की जरूरत है, तभी इस तरह के जो लूप होल्स हैं वो आगे से नहीं यूज होंगे। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच।